नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रजनीश का आपको एक उद्धरण याद होगा जिसमें वो कहते थे कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है और मैं उसके बावजूद जिंदा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया से ज़्यादा पावरफुल हूं। लॉजिक, इस तरह के लॉजिक जो है वो हर जगह लागू होते रहते हैं और राजनीति में अगर जाएं तो इस लॉजिक को अगर आप कहीं ना कहीं बदलना चाहें, इक्वेट करना चाहें दो लोगों को जो आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं, तो केजरीवाल इस दांव को खेलने में माहिर हैं। बनारस में जाके मोदी के सामने लड़ना, भले ही हार जाना, दिल्ली में आना तो शीला दीक्षित के सामने लड़ना, ये केजरीवाल का अपना एक अंदाज है जिसके जरिए वो अपना स्टेचर बनाते हैं, अपनी ऊंचाई बनाते हैं, अपना आकार बनाते हैं, अपना कद जनता के सामने साबित करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो केजरीवाल की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी का उस पर रिएक्शन है, वो आने वाले समय में दिल्ली की और देश की राजनीति को क्या दिशा देने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी मेंबरशिप तो एक ज्वाइन बटन मिलेगा आपको लोगों के साथ में, उसको क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी आया। भारत की राजनीति में एक मुहावरा या कहें कि एक समझ या कहें कि एक असेसमेंट है और वो ये है कि मोदी के ऊपर अगर हमला करोगे तो नुकसान में रहोगे, इसलिए मोदी को टारगेट नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव में इसका उल्टा करके जीत गई तो ये समीकरण बदल गया। इससे पहले याद कीजिए गुजरात चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को नीच किस्म का आदमी बोल दिया था। ये कैसा नीच किस्म का आदमी है, तो राहुल गांधी को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा था और वो पूरा दौर जो था उसमें सब लोगों को लगा कि अच्छी खासी गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही थी, उसने गंवा दी है। और इसी वजह से बहुत सारे मसले जैसे राम मंदिर, सांप्रदायिकता की राजनीति है, उस पर भी ज़्यादातर पार्टियां बोलने से बचती हैं। लेकिन केजरीवाल को क्या हुआ है? केजरीवाल उल्टी चाल क्यों चल रहे हैं? केजरीवाल ने एक भाषण दिया है और उस भाषण में उन्होंने मोदी के ऊपर फिर से बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए और ये आरोप है, सबसे बड़ा आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि जितने भी बैंकों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमीशन लिया जा रहा है और लाखों करोड़ रुपए के बैंकों के कर्ज माफ़ किए गए। आप एक बार भाषण सुने, ट्विटर से लिया है, वैसा ही सुन पा रहा हूँ। इनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ का कर्जा लिया। कर्जा ले लिया, नीयत खराब हो गई, बोला मैं कर्जा नहीं देता। मोदी जी को क्या करना चाहिए था? उसको जेल में डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? उसका कर्जा माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने। आपसे दूध के ऊपर पैसे लेते हैं, छाछ पे पैसे लेते हैं, आटे पे पैसे लेते हैं, चावल पे पैसे लेते हैं और सारा पैसा लुटा देते हैं। और ये केजरीवाल कब कह रहे हैं? तब कह रहे हैं कि जब उनके साथ में उनके सिर पे एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी ईडी उनको दिल्ली के शराब घोटाले में नाप देगी। उनके साथी, उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे और ज़्यादातर काम मनीष सिसोदिया के हाथ से ही होता था और वो जेल में है और जेल में रहते रहते अब हुआ यह है कि मनीष सिसोदिया की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। और जब संपत्ति जब्त की गई है तो बीजेपी एक अकाउंट सेटल करती है, हिसाब बराबर करती है, लेकिन बहुत स्पष्ट करता चलूं कि ये हिसाब बराबर कर रही है दिल्ली की बीजेपी। केजरीवाल के ऊपर सीधा कोई अटैक नेशनल पॉलिटिक्स से नहीं हो रहा है। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अटैक ये है जिसमें एक खबर भारतीय जनता पार्टी ने अपने, बीजेपी दिल्ली ने अपने ट्विटर पे ट्वीट की, जिसमें बताया गया था कि मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों से 52 करोड़ 24 लाख रुपए
की रकम की संपत्ति जब्त की गई है। क्यों जब्त की गई है? शराब घोटाले में के कनेक्शन में जब्त की गई है। अब ये जो खबर आती है, इस खबर के आने के बाद एक चीज पक्की हो जाती है कि सिसोदिया को अब और उसके ऊपर कड़ाई की जा रही है। सिसोदिया के ऊपर कड़ाई करने का मतलब ये है कि उनको लपेट दिया जाए। लेकिन जैसे ये खबर आती है, आम आदमी पार्टी पूरी पार्टी उतर पड़ती है सफाई देने के लिए, जिसके अंदर आपका आतिशी हैं, जिसके अंदर संजय सिंह हैं, जिसके अंदर खुद केजरीवाल भी हैं, और उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसको फेक खबर बताने में जुट जाता है। जो हिसाब आम आदमी पार्टी उस रकम का दे रही है जो ईडी ने जब्त की है, और उनका कहना है कि ईडी के रिकॉर्ड में ये रकम है, वो हिसाब दे रही है उसके हिसाब से कि जो असेट 52 करोड़ के सील होने की बात पूरा गोदी मीडिया चला रहा है, वो बात गलत है। और जो रकम वहाँ पर जब्त हुई है उसका ब्रेकअप जो है वो ये है कि वसुंधरा गाजियाबाद में एक पुराना फ्लैट है जो 5 लाख रुपए का था। इसके अलावा करीब 55 लाख के आसपास एक फ्लैट उनका मयूर विहार में है, 55 या 60 लाख के आसपास, और 11 लाख रुपए की कैश राशि है। इसमें भी आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि ये फ्लैट जो वसुंधरा वाला है ये भी 15-20 साल पहले खरीदा गया था, तब जब मनीष सिसोदिया कुछ नहीं थे। मयूर विहार वाला फ्लैट भी बहुत पहले खरीदा गया है, और ये शराब घोटाले की जो बात हो रही है, ये घोटाला तो अभी की बात है। मतलब जो रकम जब्त होने की बात हो रही है वो रकम तो 1 करोड़ रुपए की भी नहीं है, कोई 70-72 लाख 75 लाख का हिसाब बैठता है। तो आप जो है वो ये कैसे कह रहे हैं? अच्छा, उधर दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए आप। मतलब पार्टी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो छोड़ नहीं रहा। आप आतिशी का बयान सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया जी की कुल संपत्ति ईडी के रिकॉर्ड्स के अनुसार खुद मात्र 81 लाख रुपए है, जिसमें 2 ऐसे फ्लैट्स हैं जो 18 साल पुराना है और 5 साल पुराना है। दिन से कह रहे हैं कि शराब नीति का जो घोटाला है ये बहुत बड़ा घोटाला है, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इसके सूत्रधार हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और जो आज 52 करोड़ 36 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की, ये पहली बार नहीं की है, दूसरी बार की है। और हमारा पहले दिन से मानना है कि कानून की चक्की जरा धीमा पीसते, सामने आके बोलते क्यों नहीं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसकी आज अरविंद केजरीवाल को भी झुसलाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के लेवल पर तो केजरीवाल को और सिसोदिया को, पार्टी को टारगेट कर रही है, लेकिन केजरीवाल बार बार जाके सीधे पंगा मोदी जी से ले रहे हैं। याद कीजिए, चौथी पास राजा की कहानी, एक पूरी कहानी सुनाई, और उस कहानी में सीधे सीधे मोदी जी पर आक्रमण किया। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, इन्हीं केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि जो अडानी है वो एक तरह से पुतला है, एक फेक और फर्जी रिप्रेजेंटेटिव है। अडानी चेहरा है, असली जो संपत्तियां हैं वो सारी मोदी जी की हैं। बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर, हाहाकार मच गया। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालो। सारी धन संपदा मोदी जी की है। अडानी तो उनके नाम, अडानी के नाम पर तो उनका कारोबार चल रहा है, और पूरे देश को लूटा के मोदी जी ने अडानी जी को दे दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। ये सारी चीजें बार बार एक चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि 2024 के लिए केजरीवाल वही करना चाहते हैं जो दिल्ली में शीला दीक्षित से सीधे चुनाव लड़के अपने आप को मुख्यमंत्री के लायक साबित करने के लिए उन्होंने किया था। ये एक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी में केजरीवाल बार बार सीधे मोदी से भिड़ रहे हैं। मोदी की समस्या ये है कि वो केजरीवाल को अगर उत्तर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका कद बड़ा हो जाएगा। अब इसमें 2 बातें हैं। मोदी जी ऐसा कर भी सकते हैं, और ऐसा करने के साथ एक चीज़ और भी हो सकती है कि ये इतिहास है कि जब कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो सारी एजेंसियां उसको लपेटना शुरू कर देती हैं। ये कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है, अलग अलग समूह पर हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि इसी शराब घोटाले में केजरीवाल को उठा लिया जाए।
लेकिन शराब घोटाले में भी अगर केजरीवाल को उठाया जाता है तो भी उनका कद बड़ा हो जाएगा कि मोदी जी ने सीधे हमारे आदमी पर अटैक किया, क्योंकि उनके पास प्रचार तंत्र है आम आदमी पार्टी के पास। गोदी मीडिया की तरह उनका भी मीडिया में एक बड़ी अच्छी पकड़ है और वो जो चाहते हैं छब्बा लेते हैं, कि उनका दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अब आप समझिए कि इतना सब करने के बाद भी मोदी सरकार उनको इग्नोर कर रही है। चौथी पास राजा बोल दिया, क्या क्या नहीं बोला, यहाँ तक बोल दिया कि अडानी की सारी संपत्ति इनकी है, यही सब घोटाला करते हैं। अब बोल दिया कि जो कर्जे हैं जितने के जितने उद्योगपतियों के, इनके उनके जो माफ़ किए जाते हैं ये कमीशन लेके किए जाते हैं, और इन्होंने मोदी जी ने इतना सारा कर्जा माफ़ कर दिया तो क्यों किया, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा, कितना कमीशन आया होगा, ये सब बोल रहे हैं वो। अब आप सोचिए, फिर भी मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में लपेटा जा सकता है, राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, राहुल गांधी का घर खाली हो सकता है। केजरीवाल के साथ कुछ क्यों नहीं हो सकता? इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पॉलिटिक्स का मामला है, इसको आप थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा, और इसको पॉलिटिक्स में कुछ भी हवाबाई नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। एक ये है कि जब मोदी जी को ज़रूरत होगी तब केजरीवाल को बड़ा बना देंगे, जब ज़रूरत है, जब उनको लगेगा कि हाँ विपक्ष की एकता तेज़ हो रही है, एक समानांतर चेहरा, जैसे राहुल गांधी तेज़ी से निकल के आ रहे हैं, आप देखते जाइए उनके एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक घटनाक्रम, एक के बाद एक। कभी वो धान की रुपाई करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ जाते हैं कनाडा तो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, सिद्धू मूसेवाला की बात करते हैं। तो वो उनका एक धीरे 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 करके अपना इमेज बिल्डिंग के काम में लगे हुए हैं, और उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे उनका एक्सेप्टेंस भारत में बढ़ता जा रहा है। अब लोग उनको धीरे धीरे करके मोदी जी के विकल्प के तौर पे देखने लगे हैं। पहले, आज से 2 साल पहले अगर मैं ये बात आपको कहता तो आप कमेंट में लिखते कि क्या फालतू के फजूल की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना कद बनाया है। अब अगर जिस दिन मोदी जी को लगेगा कि केजरीवाल को अगर मैं बड़ा बनाता हूं तो ये आदमी मेरी राजनीति में काम आ जाएगा और राहुल गांधी को चुनौती देने लायक बन जाएगा, उस दिन मोदी जी केजरीवाल को अंदर भी डाल देंगे, और उस दिन मोदी जी पूरी केंद्र सरकार की जो सोशल मीडिया सेल है केंद्र की, वो भी अमित मालवी पूरी की पूरी वो केजरीवाल को अटैक करेगी। अभी नहीं कर रही है। अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिनका अगर आप पूछ लें जीके में तो आधी से ज़्यादा दिल्ली के लोगों को नाम भी नहीं पता है कौन है, ऐसे लोग हैं, वो अटैक कर रहे हैं। और एक उनका छोटा सा ट्विटर दिल्ली प्रदेश का है, वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि केजरीवाल का कद बड़ा बनाना बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से करना चाहेगी। उसको पता है कि केजरीवाल जो कुछ बोल रहे हैं अपना कद बड़ा करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि मोदी जी पे जब आप हमले करते हो तो एक परसेप्शन बनता है, जो उनके अपने समर्थक हैं, उनके अपने चाहने वाले हैं, हर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हर जगह मौजूद हैं और दबा के मौजूद हैं। और वो जो उनके चाहने वाले हैं उनके सामने ये मुहावरा चलता है, वो उस पर यकीन करते हैं, आप करें या ना करें, कि मोदी जी एक ईमानदार आदमी हैं, संत आदमी हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, इस देश को बदल देना चाहते हैं और वो चोरों को जो है वो ठीक कर देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का भाषण याद कर लीजिए, मैं जिंदा हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कर भ्रष्ट लोगों को अंदर पहुंचाऊंगा। तो मतलब मोदी जी हैं मसीहा, उस मसीहा के खिलाफ ये अरविंद केजरीवाल उन पर पत्थर फेंक रहा है। तो मोदी जी के प्रति सिंपैथी और मजबूत होगी। मोदी जी के जो समर्थक हैं वो और ज़्यादा एकजुटता के उनके साथ आ जाएंगे और सक्रियता से उनके साथ आ जाएंगे। जो थोड़ा बहुत इधर उधर जा भी रहे होंगे वो कहेंगे नहीं भैया, मोदी जी का साथ देना ज़रूरी है, वरना सब लोग मिलकर, और बाकी एक मुहावरा तो है ही कि मोदी जी को इसलिए कमज़ोर करना चाहते हैं, जिस दिन मोदी जी कमज़ोर हो जाएंगे उस मुसलमान हमको मार डालेंगे। ये हर इलेक्शन से पहले ये एक इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है, इफेक्ट है। अब वो तथ्य क्या है क्या नहीं है वो अलग मसला है, उस पर बात करने का आज का दिन नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि जब मोदी जी नहीं थे तब भी हिंदू मुसलमान देश में जिंदा थे, ऐसे ही जिंदा थे।
ना तो आंकड़ों में कोई बदलाव हुआ है ना हालात में हुआ है, लेकिन लोग मानते हैं और वो उनको चुनाव से पहले मनवाने में कामयाब हैं। ये एक तथ्य है, इसको आप चाहे तो नकार दें चाहे तो ना करें। तो इस पूरे सीन के साथ में दो चीजें लगती हैं, क्या केजरीवाल अपने लिए ये खेल खेल रहे हैं या मोदी जी के लिए खेल खेल रहे हैं? अपने लिए खेल खेल रहे हैं तो इसलिए खेल रहे हैं कि भैया सिसोदिया अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन अंदर चला गया, मैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हूं, मेरी राज्य की शक्तियां भी सारी छीन डाली इन्होंने, मेरे रखे हुए लोगों को भी नौकरियों से निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है। तो अगर मैं आज बगावत करता हूं तो माना जाएगा क्रांतिकारी मारा गया है। एक ऐसा आदमी मारा गया है जो नाक से नाक मिला के मोदी जी को चुनौती देता था। एक योद्धा मारा गया है, वो मौत योद्धा की मौत होगी अगर वो जेल के अंदर जाते हैं, या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो छोड़िए, दिल्ली को वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देते हैं, बोल देते हैं कोई मुख्यमंत्री होगा ही नहीं यहाँ पे, एक उनको अध्यादेशी तो लाना है, ले आएंगे। आज से ये भी जम्मू कश्मीर कर दिया कि नहीं कर दिया उन्होंने, बोले ये केंद्र शासित प्रदेश होगा, यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही काम चलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पहले दिल्ली में होता था उस तरह का कुछ बना देंगे, कार्यकारी परिषद जैसे एनडीएमसी में होता है वैसा बना देंगे। तो वो एक योद्धा की मौत मरने वाले रास्ते पर चल रहे हैं कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं कहूँगा देखो मैं खुल के बोलता था, मैंने इनका भंडाफोड़ किया, अडानी की कंपनियों के ये मालिक था, मैंने सबसे पहले बताया, और इन्हीं के पास में जो है वो सारा का सारा कमीशन जाता है, ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, देश का पैसा जा रहा है और उनसे पैसा ले लेते हैं, पैसा खा के उनका कर्जा माफ़ कर देते हैं। इन्होंने ही बहुत सारे इतने सारे लोगों को बाहर भगाया, माल्या मोदी वगैरह को, ये सब नीरव मोदी कर सकते हैं वो, और इसीलिए वो डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि जो उनके लिए वो एक तो ये अपने लिए कर सकते हैं, दूसरा वो बीजेपी के लिए भी कर सकते हैं कि भाई बीजेपी के लिए वो एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि वो एक बेहतरीन प्लान भी हो, और जब विपक्ष की एकता तोड़नी हो, जब राहुल गांधी के मुकाबले अगर आपको एक चेहरा खड़ा करना हो, मान लीजिए चुनाव में, अगर 5% लोगों को 5% वोट मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, 5 से 7% लोगों ने कहा नहीं भाई इस बार तो पीएम केजरीवाल को होना चाहिए, बंदा दमदार है, आंखों में आंखें डाल के मोदी पे हमला करता, आज तक कोई नहीं कह पाया कि मोदी चोर है, इस आदमी ने कहा। इतने के आधार पर जो एंटी मोदी वोट है, देखिए इस हकीकत को आप मान के चलिए, इस देश में वोट दो भागों में बटा हुआ है, एक वो लोग जो मोदी को पसंद करते हैं, एक वो लोग जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। तो मोदी को जो लोग पसंद नहीं करते हैं उस वोट को बांटने में आसानी होगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हैं जो हमको बता रहे हैं कि ये राजनीति किस तरह चल रही है। लेकिन अब ये जाएगा किस दिशा में मामला, इसके अलावा ये तो हमने 2 या 3 4 विकल्प देखे, राजनीति में 10 विकल्प हो सकते हैं, कई बिसाते पीछे होती हैं, वहाँ प्लान बी नहीं होता, सिर्फ CDEFGHI प्लान भी होता है, Z तक प्लान हो सकता है। और वो हमने देखा पिछली बार में कि जब गड़बड़ हुई तो कैसे पुलवामा हुआ, और भी आगे के प्लान हो सकते हैं। तो दुनिया बहुत शातिर लोगों से भरी पड़ी है और सबसे ज़्यादा शातिर राजनीति में। उम्मीद करता हूं कि इनकी शातिराना चीज़ों को समझने में आपको थोड़ी मदद मिली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। भैया फेसबुक हमारा जो है ना पेज वो हो गया था हैक, भारत की सारी पुलिस और सिस्टम मिलके उसको वापस नहीं ला पा रहे हैं। फेसबुक का तो मोटी चमड़ी है गेंडे से भी ज़्यादा। तो अब कम से कम जो हमारा पेज है गिरिजेश वशिष्ठ जर्नलिस्ट नाम से, और एक और नॉकिंग न्यूज़ पेज बनाया है, उसको लाइक कर लीजिए, कम से कम उतने लाइक तो हो जाएं जितना था। नमस्कार, जय हिंद।